अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 5 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। वहां पर जाकर आप इसे इवनिंग में 6 बजे तक कलेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें। 5 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले हमारी जो परंपरा है क्या है, हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। पहला क्वेश्चन, कोचरब आश्रम किस राज्य में स्थित है? सेकंड क्वेश्चन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? और थर्ड, चर्चा में रहा पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बीच में वीडियो के मिड में मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस भी लूंगा, उनको भी आप ऐड ऑन कीजिएगा और सभी के आंसर एक साथ दीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। 5 अप्रैल के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की किस मिनिस्ट्री ने माई CGHS एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो एप्लीकेशन है माई CGHS एप्लीकेशन। इसे लॉन्च किया है भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हाल ही में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। आंसर है आंसर सी। एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए, सेंट्रल की जितनी भी हेल्थ स्कीम चलती है उसके जितने भी लाभार्थी हैं, फॉर एग्जांपल आयुष्मान योजना हेल्थ स्कीम है सेंट्रल की, इसके या फिर अदर जितनी भी हेल्थ स्कीम है सेंट्रल की, उसके जो लाभार्थी है उन लाभार्थियों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से हेल्थ बेनिफिट प्रदान करना, हेल्थ से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान करना, हेल्थ से संबंधित रिसोर्सेस तक उनकी पहुंच को बढ़ाना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। एप्लीकेशन का नाम है माई CGHS एप्लीकेशन। ठीक है, किसका है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में इसे लॉन्च किया। छोटी सी चीज है, क्लियर हो जाना चाहिए, इतना मैंने आपको बताया, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि एप्लीकेशन का काम क्या है। जितने भी लाभार्थी व्यक्ति हैं उन्हें देखिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे उनके। इसके अलावा सेंट्रल की हेल्थ स्कीम से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सारे रिसोर्सेस तक उनकी पहुंच इसी एप्लीकेशन से, एक सिंगल एप्लीकेशन से हो सकती है। तो इसीलिए इसे डेवलप किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। समझ में आ गया क्या है एप्लीकेशन? इसके माध्यम से और क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो जितने भी व्यक्ति हैं, लाभार्थी हैं, उन्हें उनकी जो प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो रिपोर्ट है वो इसी एक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा आसपास के जो चिकित्सा केंद्र हैं, सेंटर हैं, वो उनकी भी इंफॉर्मेशन इस सिंगल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो वहां पर जाकर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से ही अपने आधे से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए CGHS माई CGHS एप्लीकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री पूछी गई थी तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसे लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है ना, यही हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम जो कि जिसका हाल ही में परीक्षण किया है DRDO ने 3 अप्रैल को, यह किया गया ओडिशा में एक मिसाइल परीक्षण रेंज है, ओडिशा के अब्दुल कलाम आजाद द्वीप पर। यहीं से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है ना, कब किया गया? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को DRDO ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि ओडिशा में स्थित है, जहां से नॉर्मली मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है DRDO के द्वारा, एक मिसाइल परीक्षण केंद्र है वहां पर, यहां से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया। वैसे DRDO के साथ साथ ये जो परीक्षण है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर किया है, लेकिन मुख्य जो संस्था है जिसने डेवलप भी किया है वो DRDO। ठीक है, अब ये मिसाइल क्या है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर मिसाइल क्या है। तो ये मध्यम दूरी में सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कितनी रेंज में?
सतह पर वार कर सकती है और हवा में किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज में ये सतह से सतह पर मार कर सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने में भी सक्षम है और 1500 से 3000 किलो तक वॉर हेड भी ये मिसाइल ले जा सकती है। अग्नि प्राइम, ओके, बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका हाल ही में डीआरडीओ ने परीक्षण किया। अब यहां पर डीआरडीओ के बारे में कैजुअली हमको पता होना चाहिए कि ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए काम करता है, डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष के पद पर है। डीआरडीओ कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी की शुरुआत की। CAR टी सेल थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? तो कुछ सेशंस पहले मतलब काफी दिन हो गए लेकिन हमने इसे डिस्कस किया है। CAR टी सेल थेरेपी है, इसे कैंसर के इलाज के लिए विकसित किया गया है। कैंसर डिसीज के इलाज के लिए इसे विकसित किया गया। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया में विकसित हुई है। अब ये एक नई तकनीक आई है CAR टी सेल थेरेपी। होगा क्या, इंसानों के शरीर में जो एक टी सेल पाया जाता है उसमें जो प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी है, उसके अंदर एक जिन को डेवलप किया जाएगा और वो इंसान के शरीर में टी सेल के अंदर छोड़ा जाएगा। अब वो जो टी सेल जो कि कैंसर से लड़ने के लिए बना है प्रयोगशाला के जिन को मिलाकर, अब वो इंसानी शरीर में कैंसर सेल को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम करता है। यही तकनीक CAR टी सेल थेरेपी के नाम से जानी जाती है, कैंसर के इलाज के लिए। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में CAR टी सेल थेरेपी की शुरुआत की है। कंफर्म। यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई। यहां पर इसका CAR का फुल फॉर्म देखें तो देखिए, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है, टी सेल थेरेपी इसका फुल फॉर्म है। कैंसर के लिए विकसित की गई और भारत की पहली घरेलू जिन थेरेपी। अभी तक क्या होता है कि कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी का यूज किया जाता है या फिर कीमोथेरेपी की जाती है, और अब एक नई तकनीक इंडिया ने विकसित की है जिन थेरेपी। ओके, इसे विकसित किया है EIT बॉम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा, मतलब इंडिया में विकसित हुई है। अभी तो थोड़ी कॉस्टली है लेकिन धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि इसकी जो कॉस्ट है वो आम नागरिक तक पहुंच हो सके, इसलिए कम की जा सके। ठीक है ना? तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन CAR टी सेल थेरेपी से था। किससे संबंधित है? हमारा काम हो जाएगा। तो ये कैंसर से संबंधित है। ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? नाटो का नाम सुना है, काफी सुर्खियों में रहता है। नए मेंबर जुड़ते जाते हैं तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। नाटो की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब 1945 के बाद, जो सोवियत संघ की बढ़ती हुई जो शक्ति थी, जो विस्तार था, उसको रोकने के लिए काफी सारे अमेरिकी देश और यूरोपीय देश एक साथ आते हैं और एक सैन्य गठबंधन का निर्माण करते हैं 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को। और ये संगठन, ये सैन्य संगठन बनता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। 4 अप्रैल को 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अब 2024 में 4 अप्रैल को इसका 75वां स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? नाटो का। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना का उद्देश्य भी पता चल गया। ठीक है, कौन सा फाउंडेशन डे ये भी क्लियर हो जाता है, स्थापना कब हुई थी ये भी क्लियर हो जाता है। वर्तमान में 32 मेंबर हैं नाटो में और महासचिव हैं इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आपको पता है मार्च 2024 में ही इसकी 32वीं मेंबर कंट्री बनी है स्वीडन, जो कि यूरोप का देश है। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, 31वीं मेंबर कंट्री कौन थी नाटो की? कमेंट में जरूर बताइएगा।
32वीं मेंबर कंट्री मार्च 2024 में लास्ट मंथ बनी है स्वीडन, जो कि यूरोप का देश है, हमने डिस्कस किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनरेटिव एआई डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। एआई डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ डे के पहले ही एक जनरेटिव एआई को लॉन्च किया है, जो डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप जनरेटिव एआई है। इसे नाम दिया गया है सारा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। करेगा क्या? तो देखिए सारा जो कि एक एआई है फ्रेंड्स, इसे किसी भी डिवाइस से व्यक्ति यूज कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां प्रदान करेगा। हार्ट अटैक या हृदय रोग, इसके अलावा लिवर डिसीज और डायबिटीज से संबंधित जितने भी कॉसेस हो सकते हैं, जितने भी कारण हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के इंसानों के लिए डिलीवर करेगा कि भैया ये कारण है तो आप इससे बचो। और व्यक्तियों को इसकी जानकारी देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है कि इन सभी डिसीज को अच्छी तरीके से समझे, क्या क्या इनके कारण है उसको समझे और लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करे। इसीलिए इस एआई डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर को डेवलप किया गया है। इसे नाम दिया गया है सारा। क्लियर हो जाता है? जो भी मैंने आपको बताया आपको पता चल जाता है कि क्या है ये एआई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इसे डेवलप किया और इसका लॉन्चिंग की गई है हाल ही में। स्वास्थ्य के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी प्रदान करेगा। 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये हेल्थ से संबंधित जानकारियां प्रदान कर सकता है। बीमारियों की सभी जानकारी आम नागरिक को दे सकता है। किसी भी डिवाइस से इसे यूज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सशक्त बनाना, हेल्थ बेनिफिट प्रदान करना, हेल्थ से संबंधित डिसीज के बारे में अवेयर करना इस एआई का मुख्य उद्देश्य है। यह जनरेटिव एआई सारा नाम से WHO के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया? तो परमवीर चक्र उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। हाल ही में इन्होंने तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र उद्यान या गार्डन का इनॉग्रेशन किया, जिसमें 21 परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आपको पता होना चाहिए कि परमवीर चक्र युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है ना, परमवीर चक्र। 21 व्यक्तियों को जो कि परमवीर चक्र प्राप्त है, उनकी मूर्तियां लगाई जाएगी परमवीर चक्र उद्यान में, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है, हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन और बिल्डर, ठीक है, नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करते हैं, जिन पे एक बुक लॉन्च हुई है और इस बुक का नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स। ठीक है, बुक का नाम है। ये जिस रुक्मणी देवी अरुंडेल पर बेस्ड बुक है फ्रेंड्स, जिसकी हाल ही में लॉन्चिंग की गई, ये महिला भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना थी। अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, पर ये भरतनाट्यम की बहुत ही फेमस नृत्यांगना थी। एक और विशेषता जो कि रुक्मणी देवी अरुंडेल के संबंध में आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि ये 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली भारत की पहली महिला थी भारतीय इतिहास में। 1952 में राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। भरतनाट्यम के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। पहले क्या होता था कि भरतनाट्यम जो मंदिरों में देवदासियां होती थी, केवल उनसे ही संबंधित था और वहीं तक सीमित था। लेकिन इन्होंने इसे एक आर्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया, एक डांसिंग आर्ट के रूप में प्रेजेंट किया और नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर भरतनाट्यम के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। अब इन पर बेस्ड बुक आई है रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, बुक लॉन्च हुई है, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको जानकारी मिली गई है। कहां से बिलोंग करती है? तो ये भारत के
तमिलनाडु राज्य से है। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था इन्हें 1956 में। पद्म भूषण दिया जा चुका है 1956 में। और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई थी इन्हें 1967। और ये मैं आपको बता चुका हूं 1952 में राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला भारतीय इतिहास में। कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ओके, भरतनाट्यम से संबंधित है। चर्चित प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो प्रत्यूष टेलीस्कोप की बात करें तो इसका संबंध इंडिया से क्या है? तो देखिए, काफी सारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो ये चाह रहे हैं, खगोलविद जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि चंद्रमा पर या उसके आसपास के क्षेत्र पर कक्षा में हम टेलीस्कोप को स्थापित कर सके, ताकि अंतरिक्ष में जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। इस क्रम में भारत भी अपना एक टेलीस्कोप चंद्रमा या उसकी कक्षा में स्थापित करना चाह रहा है। इसका नाम है प्रत्यूष। ये टेलीस्कोप है, रेडियो दूरबीन है जो कि चंद्रमा के कक्षा में सुदूर भागों में स्थापित किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है पर स्थापित किया जाएगा। प्रत्यूष टेलीस्कोप इसे नाम दिया गया है। ठीक है, निर्माण RRI बेंगलुरु के द्वारा किया गया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु का एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा प्रत्यूष दूरबीन का निर्माण किया गया है। जो स्टार्स हैं आकाशगंगा में या फिर जो गैलेक्सीज हैं उनसे जो भी संकेत मिलते हैं, वहां पर जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना इस दूरबीन को या टेलीस्कोप को डेवलप किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रत्यूष टेलीस्कोप किस देश का है? तो ये इंडिया का है। हमने डेवलप किया है ताकि हम चंद्रमा या उसकी कक्षा में इसे स्थापित कर सके। फोर्ब्स 38th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो देखिए, फोर्ब्स काफी फेमस इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है। इसने हाल ही में 38th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जारी की है 2024 के लिए। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनकी फैमिली है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए, बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनकी फैमिली वर्ल्ड में सबसे बड़ी बिलियनियर है, सबसे रईस है। कहां से बिलोंग करती है? तो ये फ्रांस की एक फैमिली है। ओके, फ्रांस के एक व्यक्ति और उनकी फैमिली, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार। ये है उनकी फैमिली। ठीक है, हाल ही में जारी फोर्ब्स ने फोर्ब्स 38th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट 2024 को जारी किया। 77 देशों के 2781 अरबपति इस लिस्ट में शामिल किए गए। 77 कंट्रीज के 2781 अरबपतियों की यह लिस्ट है, जिनके पास ऑल ओवर अगर मिला लें तो 14.2 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। इनमें से सबसे अमीर इस लिस्ट में बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है, जिनकी नेटवर्थ अगर देखें इस फैमिली की तो 233 बिलियन डॉलर इनके नेटवर्थ है। ठीक है, इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो मुकेश अंबानी है भारत के, इस लिस्ट में 90 स्थान पर है। ठीक है, कौन? मुकेश अंबानी, है ना। 37 साल की उम्र के जेरोधा के सह संस्थापक, जेरोधा एक एप्लीकेशन है आप जानते, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। जेरोधा कंपनी के सह संस्थापक निखिल कामत फोर्ब्स की सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति में शामिल है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर तो आपको पता चल गया ये फैमिली है। ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। सेकेंड नंबर पे है एलन मस्क, आप जानते हैं एक्स और स्पेस एक्स, है ना, ट्विटर बोलने एक्स को, तो एक्स और स्पेस एक्स, इसके मालिक है एलन मस्क। इनकी संपत्ति 195 बिलियन डॉलर है, दूसरे स्थान पर है अरबपतियों की सूची में। और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस, अमेजन, है ना, 194 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जुआन विंसेंट पेरेज मोरा किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है वेनेजुएला से, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया।
विश्व के वर्तमान में सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे, इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था। लास्ट ईयर विश्व की सबसे उम्र दराज महिला जिनका नाम था जोहाना माजी बुको, जो कि साउथ अफ्रीका से थी, इनका निधन हुआ था 128 साल की उम्र में। और इसके बाद सबसे उम्र दराज कौन थे? ये थे जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, वेनेजुएला के हैं, इनका निधन हो गया है 114 साल की उम्र में। वेनेजुएला की कैजुअली बात करें, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है, काराकास इसकी कैपिटल है, वेनेजुएला बोलीवर यहाँ के ऑफिशियल करेंसी है, और निकोलस मादुरो यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर है। अगर हम मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका की 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि वेनेजुएला से सीमा बनाती है। फिर मेरी लाइन सुनिए, दक्षिण अमेरिका की 3 कंट्री ऐसी हैं जो कि वेनेजुएला से सीमा साझा करती है। इधर से देखिए ये है गुयाना, ठीक है, इधर है ये ब्राजील, और ये है कोलंबिया इसके पश्चिम में। लेकिन कुछ द्वीपी देश, ये जो यहां पर आपको छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, यूरोप के, अमेरिका के, स्पेन के, है ना, ब्रिटेन के, काफी सारे द्वीप हैं जो कि वेनेजुएला से टच होते हैं। तो ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका के 3 देश इससे सीमा बनाते हैं वेनेजुएला से। इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने 5 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने पढ़ा था, एक बार उसे यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। शुरू करें। एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो ये कौन है? संजय नायर। आंसर हो जाएगा आंसर सी। सेकंड, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की इकोनॉमी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो यह है 7.5%। ठीक है, प्लस भी लगा है आपके लिए। कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में आया पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है भारत के ओडिशा राज्य में, पारादीप पोर्ट। अब्देल फतेह अल सीसी कौन सी बार मिस्र के प्रेसिडेंट बने? तो ये तीसरी बार मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो यह है चेंजिंग इंडिया। आंसर सी हो जाएगा। किस संगठन द्वारा अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेट डेथ नाम की रिपोर्ट को जारी किया गया? तो इसे जारी किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे? तो कैलिस्टो जुपिटर का उपग्रह या मून है। किस देश के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सन में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 डिग्री तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये जो साइंटिस्ट है ये साउथ कोरिया के साइंटिस्ट थे। आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और मिड वीडियो में मैंने आपसे 3 और क्वेश्चन पूछे थे। 6 क्वेश्चन थे कल टोटल। ठीक है, काफी स्टूडेंट ने आंसर किए, लेकिन उन्होंने 5 ही क्वेश्चन पे आंसर किया, एक क्वेश्चन उनको समझ ही नहीं आया। तो उनके कमेंट की हम बात करेंगे जिन्होंने 6 क्वेश्चन के आंसर दिए, 1-2 तो लेंगे। लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया, सुदर्शन सेतु, भारत के गुजरात राज्य में, है ना। सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी डैम बनाया गया? तो शाहपुर कंडी डैम रावी नदी पर है, पंजाब राज्य में। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ? तो ये महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी। आकांक्षा आर्य और सुरु कश्यप, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किए और 6 क्वेश्चन का आंसर किया। देखो 3 तो मैंने आपको बता ही दिए। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी लोकसभा के चुनाव हैं इस साल? तो ये 8वीं लोकसभा के चुनाव है। इसके अलावा मैंने आपसे स्वेज नहर से क्वेश्चन पूछा था, जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी, मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर। और एक और क्वेश्चन था कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में देखने को मिलेगी? तो वो समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फियर्स में देखने को
मिल जाती है, ओजोन लेयर। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किए हैं, तो यहाँ पर हमने इनके कमेंट कलेक्ट किए हैं। वैसे काफी स्टूडेंट ने सही आंसर किए हैं, लेकिन सबके नाम नहीं ले सकता था, तो आज इनके। ओके, आज के सेशन में जो करंट अफेयर पूछे वो भी ध्यान से नोट कीजिए, आई होप नोट किए होंगे, और उनका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में नए करंट अफेयर के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।